ऐसा पेपर जो आपको फिजिक्स में कराएगा 70 में 70 पार, क्योंकि आज का ये क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। अगर आप भी 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर जाना, क्योंकि ऐसे ही 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर आएगा। और अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम फिजिक्स में 70 लेकर आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और जो स्टूडेंट कहते हैं सर फिजिक्स टफ आता है, फिजिक्स में हमें कुछ नहीं पता, फिजिक्स में कैसे पास होंगे, उनके लिए मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस क्लास में बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस हैं। तो ये वीडियो जो है ये फिजिक्स का एक ऑपरेशन में करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जो भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं सारे टॉपिक्स का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल कुछ दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसी क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगी। देखिए 12th फिजिक्स वायरल पेपर, सबसे पहले यहाँ पे आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। 2024 302 बीवाई पेपर कोड, यहाँ पे रोल नंबर, नाम, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे में आपको केमिस्ट्री में भी अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहले देखिए निर्देश, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है भैया। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में होगा। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। खंड आ जो है ऑब्जेक्टिव होगा, एक नंबर का 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर। खंड बा जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, एक नंबर का 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। ठीक है, और खंड सा जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, मतलब फर्स्ट टाइप का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। खंड दा भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर के, टोटल 30 नंबर का 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। खंड या जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, 20 नंबर का आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना पेपर आपका इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 30 और 8 38 नंबर के, मतलब 70 में से 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, 50% नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले खंड आ की हम लोग बात करेंगे। खंड आ जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट का है, देखो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, इसको ओके मत समझिएगा, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो विद्युत रोधी की तरह। मतलब अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो प्योर जो सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक है, वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, खा देखो, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। मतलब एक बिंदु आवेश के पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है F अनुक्रमानुपाती 1/r, सेकंड है F अनुक्रमानुपाती 1/r², सेकंड है, थर्ड है F अनुक्रमानुपाती 1/r³, फोर्थ है F अनुक्रमानुपाती 1/r⁴। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब F अनुक्रमानुपाती 1/r³ के बराबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के पर अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव निकाला था तो r³ के पदों में आया था, तो ये F अनुक्रमानुपाती 1/r³ होगा। खा देखो, गा, इसको गा कर दीजिएगा। ठीक है, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग BD में क्या रिलेशन होता है। विद्युत धारा घनत्व J और VD में क्या रिलेशन होता है, बताइए। फर्स्ट है J = NEVD, और यही ऑप्शन आपका जो है सही होगा। J = NEVD, यही रिलेशन होता है विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में। यहाँ पे J है आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग। ठीक है, हो गया, ये रिलेशन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर धारा और उसमें रिलेशन पूछा जाए तो I = NEAVD होता है, ये ध्यान रखना, इसमें बीच में A लग जाएगा। घा देखो, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, बताइए इसमें से किस पर निर्भर नहीं करती। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करेगी। फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर, फोर्थ है संवेग पर। मैंने बताया था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा = होता है वो H/P होता है, H/mb, और इसी को हम लिख सकते हैं या H/P भी लिख सकते हैं, सॉरी लैम्डा = लिख सकते हैं H/P। ठीक है, P = mb होता है। तो देखो m द्रव्यमान पर तो
सेकंड है प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन, फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, क्या देखो, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, एन अपवर्तनांक लिख दीजिएगा, जब एक प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान होगा, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भैया, 2 cos इनवर्स n/2। जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक n है, वो माध्यम में किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। तो अपवर्तन कोण जो होगा वो 2 cos इनवर्स n/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल देखिए काका गधा अंगा चा करके 6 क्वेश्चन थे, एक नंबर के 6 नंबर ले जाइए फ्री में। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बता रखा है। सर्च करोगे यूट्यूब पर क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है, टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चर लगाओ, क्लास ही क्लास है आपके लिए। खंड बा, ये जो है एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखो दूसरे का क्या है, विद्युत धारा को समझाइए भैया, विद्युत धारा क्या होता है, इसमें समझाना क्या है, तो सबको पता है। सिर्फ एक नंबर का आता है तो कुछ खास नहीं लिखना है, लिख दो ऐसे विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरा डिफिनीशन है, जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या तो आप आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रभावित होता है तो इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए, इसे आई से डिनोट करते हैं। ऐसे लिख दो सीधा सीधा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल आई। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो फॉर्मूला होगा I इक्वल टू आवेश Q होगा अपॉन T होगा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। मात्रक थोड़ा सा लिख देना ऐसे हेडिंग डाल के, कुछ छोटा सा। ठीक है, मतलब एक नंबर में आता है, कुछ खास नहीं, परिभाषा फॉर्मूला लिख दिया, बहुत है। मात्रक सिंपल सा है, कूलाम। क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा प्रति, टी है समय, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, या एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर भी कहते हैं, इसका मात्रक काफी फेमस यूनिट है, तो एम्पियर। बस हो गया, इतना ही लिखना, एक नंबर में इतना ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। एक नंबर में अक्सर आता है किरचॉफ का नियम, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर किस में आ जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक नंबर में आता है इस प्रकार से। किरचॉफ का धारा नियम लिखो, तो छोटा सा लिख दो, देखो कैसे लिखोगे, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम हेडिंग डालना, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी कि बीजगणितीय योग I जो होता है वो 0 होता है। जैसे देखो ये परिपथ है, इसमें I2 धारा जा रही है, ये संधि है बीच में, इस संधि की ओर। ठीक है, तो I2 गई, I1 I2 धारा जा रही है। ठीक है, I3 I4 I5 धारा संधि से दूर जा रही है, मतलब I1 I2 तो संधि की ओर जा रही है, देखो तीर को देखो, और जो I3 I4 I5 है ये संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो देखो जो धारा संधि की ओर आएगी उसको धनात्मक लेंगे, तो I1 I2 संधि की ओर आ रही है तो I1 प्लस I2 रखेंगे, और जो I3 I4 I5 है ये संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि सबका योग 0 होगा। अब I1 प्लस I2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इधर माइनस में तो इधर जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 आप लिख सकते हैं। किरचॉफ के नियम को मैं जब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता रहा था तो मैंने इसको अलग से स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड कराया था। अगर आप लोग सर्च करोगे किरचॉफ का नियम शुभम लेक्चरर, फिर भी आपको क्लास मिल जाएगा। और अगर आप लोग सर्च करोगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी वैद्युत धारा चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो भी आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारिता से आप क्या समझते हैं भैया, कैपेसिटेंस क्या होता है, एक नंबर का ये भी आता है। तो धारिता में क्या रखा है, चलिए जान लेते हैं। धारिता, विद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। मतलब वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप को ही हम विद्युत धारिता कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे ये चालक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसी की संख्या को, इसी की माप को ही हम क्या कहेंगे,
टू क्यू अपान बी, मतलब सी है धारिता, क्यू है आवेश, बी है विभव, या क्यू इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। धारिता का मात्रक क्या होगा, देखो धारिता का मात्रक क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, बी है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को फैराड भी लिखते हैं धारिता के मात्रक को, ठीक है। एक माइक्रो फैराड की वैल्यू जान लीजिए आज ही 10 की पावर -6 फैराड, एक पिको फैराड हो इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 फैराड होती है। अगर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आता है बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। विमा देखिए m-1 l-2 t की पावर 4 e की पावर 2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इतना नहीं लिखना है आपको, एक नंबर में सिर्फ इसका परिभाषा लिख देना, थोड़ा फार्मूला लिख देना बस, ठीक है, एक ही परिभाषा लिखना, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, कोई एक एक नंबर वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घा, इसका आंसर मैंने बताने वाला घा वाले का। एक प्रकाश किरण का पानी में तरंगदैर्घ्य 48 अंगीय स्टॉर्म है, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच की में किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अंगा नंबर, इसको थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ा ये 2 नंबर में भी आ सकता है, कैन भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं। देखो, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a है, मतलब कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान अगर a हो, बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा बताइए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है हमें, कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं, अंगा नंबर, ठीक है। देखो प्रिज्म कोण हमें दिया गया है, प्रिज्म कोण, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, a से ही, और प्रिज्म कोण किसके बराबर है भैया, ये अल्पतम विचलन कोण के बराबर है, तो ऐसे लिख देंगे, ये शर्त है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू अगर कितनी हो, इक्वल टू a हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी कि आपको n ज्ञात करना है भैया। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। क्या होगा अगर दोनों की वैल्यू एक हो, तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है प्रिज्म के, बड़ा वाला फॉर्मूला किसी को पता है, शायद पता होगा, देखो कैसा होता है, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पे रख देते हैं हम लोग साइड में, ये फॉर्मूला बिल्कुल से आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरण प्रकाशिकी चैप्टर में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे अब हम लोग, देखो ध्यान देना, साइन, ठीक है। अब a तो आपका है ही a, ठीक है, और देखो यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण का मान भी ये है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि दोनों का मान, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान, न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण का मान, दोनों का मान a हो, तो इसका मान भी a है, तो डेल m के जगह पर हम a लिख देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण का मान भी a दिया गया है, ठीक है, तो a लिख देंगे, अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्पतम विचलन कोण जो है इसको डेल m से डिनोट करते हैं, अपान साइन a बाई 2 हो जाएगा, साइन a बाई 2। अब साइड में मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, देखो ये हो जाएगा साइन a प्लस a को मिलाकर हम 2a कर देंगे, 2a बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है, साइन 2a बाई 2 अपान नीचे हो जाएगा साइन a बाई 2, ठीक है, ये कर दिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल कर दो भैया, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 है, हमने काट दिया। अब बचा क्या, देख लो थोड़ा सा, n इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन a बचा ऊपर, साइन a, ठीक है, अपान नीचे बचा साइन a बाई 2 बचा, ठीक है। लेकिन अभी तो सॉल्व हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक फार्मूला होता है साइन a का, चूंकि साइन a का अगर फार्मूला हम लोग देखें a बाई 2 के पदों में, तो इसका फार्मूला होगा साइन a का 2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस a बाई 2, ठीक है, cos a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि साइन a का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, n इक्वल टू साइन a के जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, देखो साइन a है, इसके जगह पर रख देंगे 2 साइन a बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस a बाई 2 अपान नीचे तो आपका है ही क्या, साइन a बाई 2, ठीक है, मतलब आपको साइन a के जगह पर इस वैल्यू को रख देना है, साइन a बाई 2। देखो साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, वही आंसर आ जाएगा, n इक्वल टू, देखो एक नंबर में नहीं, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 आपका बचा और cos a बाई 2 बचा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही अपवर्तनांक हो जाएगा। ऐसा मत समझिए गिनती में ही आंसर आएगा, ऐसे भी आंसर आता है, ठीक है। तो 2
नीचे साइन a by 2 था ही, साइन a by 2 से दोनों कट गया, 2 cos a by 2 आपका आंसर आ गया, यही अपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चा वाला। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालो भैया। ये हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें निकालना क्या है, देखो दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के बीच के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है F/L = μ0/4/2 I1I2/r न्यूटन प्रति मीटर। देखो F है बल का मात्रक न्यूटन और L है लंबाई का मात्रक मीटर, बस हो गया। यहाँ पे F है, F/L है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1I2 है जैसे दोनों तारों में जो धारा बह रही है, पहले तार में धारा दूसरे तार में धारा, I है दोनों तारों के बीच की दूरी, क्योंकि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालना था। तो दो समांतर सीधे तार हैं, ठीक है, तो एक का धारा जो है वो I1 है, एक है I2, दोनों तारों के बीच की दूरी R है, यही सब दिया गया क्या इसमें, ठीक है, हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन आपके थे, एक नंबर में 6 नंबर इसका कंप्लीट। अब खंड 7 पे आते हैं, इसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। तीसरे का एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। ये रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग का एक आप कह सकते हैं उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो कर देते हैं इसको। क्या करते हैं, देखो रेखीय आवेश घनत्व तो आपको ऑलरेडी दिया गया, देखो आवेश सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, तो लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू आपको दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर इतना दिया गया है। चलिए लिख देते हैं, और क्या है इसमें। अब देखिए क्या दिया गया है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर R हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, बताइए। ये आएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर आएगा, अगर इसको हम मीटर में बदले। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे आएगा, ये भी बता दीजिए। देखो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, देखो तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 को 100 से भाग देना होगा, ठीक है। अब 100 से भाग दोगे तो 2/10⁻2 इसको लिख देंगे 100 को। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर ही तो होगा। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो जिसको सेंटीमीटर को बदलना है उससे 100 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। ये हमारा आ गया, ठीक, बस हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। क्या लिखा है देखो ऊपर क्वेश्चन में कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, देख लो यहाँ पे, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है E = इसका फॉर्मूला होता है λ/2πε0r। ये फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और समझना, देखो इसको इस प्रकार से भी हमने लिखा था जब मैंने आपको डेरिवेट कराया था, 1/4πε0 × 2 λ/r। मतलब मैंने किया क्या, देखो ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर किया तो 2 लैम्डा हो गया, नीचे किया तो 2π
हो गया, बस दो दो से गुणा कर दिया था मैंने, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इजीली सॉल्व करना है तो ऐसे लिख देना जैसा मैंने लिखा है। 1/4πε0 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, इंटू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान दो, लैम्डा इक्वल टू 10 × 10⁻⁸ है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 10 × 10⁻⁸ अपान आर। आर की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 × 10⁻², तो इसको लिख देंगे 2 × 10⁻²। देखो 2 से 2 कैंसिल, हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, देखो ध्यान से, E इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू, देखो ये आपका 10 है और ये 10⁻⁸ है, इसके ऊपर 1 मान सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 में से 1 चला जाएगा, तो ये 10⁻⁻7 बचेगा। आप चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, ऊपर भी देखो इसको 10⁻⁷ भी लिख सकते थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपान इंटू, देखो इंटू 10⁻² है, ऊपर ले जाते हैं 10⁻+2 हो जाएगा, भाई माइनस था ऊपर गया प्लस हो गया। अब E इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। 9 × 10⁹ है, ये 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 गया, तो 10⁻² बचा, इंटू 10⁻² आपका ऑलरेडी है, अब जुड़ जाएगा 2 तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × 10⁴, और इसका मतलब होगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और यही आपका आंसर आ जाएगा, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है, बस हो गया। तो यही आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पेपर में आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैंने करा दिया तीसरे का फर्स्ट। अब खा वाला देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। देखो मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराया, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुभम लेक्चर, उसमें सारे डेरिवेशन मैंने आपको कराए हैं। वैसे चैप्टर्स में भी मैंने पढ़ाया है, इन सब डेरिवेशन को मैंने कई बार कराया, आपके चैप्टर में भी है। अगर आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल चैप्टर सर्च करेंगे तो ये डेरिवेशन, यही नहीं गॉस का परिमेय, उसका अनुप्रयोग, सब कुछ मैंने उसी क्लास में करा दिया, तो उसको जाकर देखिए, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, टाइम हमारा भी वेस्ट, आपका भी वेस्ट। गा देखो, सिद्ध कीजिए कि J कैप इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, जहां E चालक का वैद्युत क्षेत्र, J धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न शुभम लेक्चर, तो आपको क्लास मिलेगा, उसी क्लास में ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। घा देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि, इसका मात्रक भी लिखिए। तो 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब खंड दा पे आते हैं भैया, यहाँ पे 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, चौथे का चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई m में संबंध स्थापित करो। 3 नंबर, आप चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर को जब पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका जवाब मिल जाएगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है। खा देखो, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र निर्गमित कीजिए। 3 नंबर, ये आपके किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। गा देखिए, डी ब्रॉगली तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए। 3 नंबर, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये आपके चैप्टर नंबर 11 में है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उस चैप्टर में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, चाहे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे 2 नंबर में आपसे कह दिया जाए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताइए, मतलब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को जरूर पढ़ना है। खा देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 12 का। अंगा नंबर देखो, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पे पहले 3-3 नंबर वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे 5वां क्वेश्चन जो है ये भी 3-3 नंबर का ही रहेगा, ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी वो था। देखिए क्या है कि क्वेश्चन आपका है 5 का विकिरण संबंधी प्लांक की परिकल्पना समझाइए, इसके द्वारा फोटोन के गतिमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फोटोन संवेग क्या होगा। तीसरा, खा देखो, 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए, मतलब तरंग प्रकाश के चैप्टर में आपको पता है डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे किरण प्रकाश के चैप्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। गा देखो, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो ये आपका गा वाला क्वेश्चन था। अभी दो क्वेश्चन इसमें और रहेंगे और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, गा वाले में अथवा का ऑप्शन मिलेगा। नहीं जानते तो अथवा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अथवा लगा है। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी? 3 नंबर। ठीक है, मतलब इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो गा वाला ऑप्शन होता है उसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। घा देखो, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर। और ये शायद हमारे चैप्टर नंबर, जो हमारा चैप्टर है 4, ठीक है, कि 3 चैप्टर विद्युत धारा से शायद होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन या प्रेरकत्व से होगा। ठीक, चुंबकीय प्रेरण से। अंगा नंबर, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, किस चैप्टर में है बायो-सेवर्ट का नियम? चैप्टर 4, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इसका भी मैं क्वेश्चन आपको दे चुका हूं। तो यहाँ पे भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 15 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेंगे। यानी कि 30, 15, 15, 30 और 8 नंबर का जो लघुत्तरीय था, 38 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। लास्ट खंड जो हमारा होगा ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का होगा। इसमें 20 नंबर आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक करना होगा। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। मतलब जो मैंने गॉस का प्रमेय बताया था, फाई इक्वल टू Q/ε0, उसी को प्रूव करना है। ठीक है, गॉस का प्रमेय मैंने प्रूव कराया है आपको। तो डेरिवेशन हमारे फर्स्ट चैप्टर से जरूर आने हैं, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आए, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्नों में आए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर से ना आए। तो अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, गॉस का प्रमेय, उसके अनुप्रयोग जरूर पढ़ लेना। अथवा लगा है, ये गॉस का अनुप्रयोग है। ठीक है, देखो, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। 5 नंबर। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चैप्टर का। 7 नंबर देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए। सेकंड है, यदि A इक्वल टू 0.3, B इक्वल टू 0.6 तथा C इक्वल टू 0.8 मात्रक हो तो T इक्वल टू 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, या अथवा लगा है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष बंधनकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडली के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो है तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो डेरिवेशन है ये हमारे सेकंड चैप्टर से आ गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हमारे सेकंड चैप्टर में भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो और अच्छी स्थिति पर विभव, निरक्षी स्थिति पर विभव, ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अथवा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा से होगा। देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। नियम का निगमन कीजिए। 5 नंबर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो या अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, L लंबाई के एक तार को N फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। 5 नंबर। अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका उदाहरण आवश्यक शर्तों से समझाइए। ठीक है, इसकी आवश्यक शर्तों को समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो शायद थोड़ा टफ थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर टफ ही आएगा, डरिएगा बिल्कुल मत। ठीक है, क्वेश्चन कहीं कहीं दे दिया जाता है लेकिन पेपर आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा फिजिक्स का पेपर था, मतलब आपका 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर का आठ लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला, फिर 15-15 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न 2 बार थे, फिर 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल जोड़े तो 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 15, 45
सॉरी 20 और 15, 35, 35, 15, 50 और 20, 70 नंबर का पूरा पेपर आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये था 12th फिजिक्स का एक वायरल पेपर। ऐसे पेपर इस बार आने वाला है, डरिएगा बिल्कुल मत। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपका फिजिक्स का पेपर